हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। हम लेसन 4 को कंटिन्यू रखेंगे। हमने जो हमारी पहले वाली वीडियोस थी उसमें हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में पढ़ा, हमने आसियान के बारे में पढ़ा, हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा। अब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं चीनी अर्थव्यवस्था। चीनी जो आपका चीन था उसने अपनी अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस प्रकार से किया, ये हम पढ़ेंगे। बेटा, जो 1949 में 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांतिकारी साम्यवादी क्रांति हुई थी, माओ के नेतृत्व में हुई थी। और उसके बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल के आधार पर रखी। बेटा, उस टाइम पर मैंने कहा था 1945 से लेकर 1991 तक आपका शीत युद्ध का दौर चला था। और इस शीत युद्ध के दौर में ये मेनली जो हमारा पूरा विश्व था उसमें दो ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी। एक तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो सोवियत संघ से जुड़ी हुई थी, दूसरी थी आपकी पूंजीवादी व्यवस्था जो आपकी किसके साथ जुड़ी हुई थी, अमेरिका के साथ। पूंजीवादी व्यवस्था में तो उत्पादन वितरण के सभी साधनों पर लोगों का निजी जो हक होता है वैसे था, जबकि जो आपका साम्यवादी व्यवस्था था, साम्यवादी व्यवस्था में सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होता है। तो उस टाइम पे 1949 में चीन में जब माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, उसके बाद उन्होंने साम्यवादी मॉडल को अपनाया। और बेटा, साम्यवादी मॉडल के अपनाते ही उन्होंने पूंजीवाद से उनके जितने भी रिश्ते थे, एक कहने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत व्यवस्था जो पूंजीवाद के अंतर्गत आती थी वो सारी उन्होंने किसके अंतर्गत कर दी, साम्यवाद के अंतर्गत। और उन्होंने क्या किया कि विकास के लिए एक नए मॉडल को अपनाया जिसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े किए उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने निजीकरण को एक तरह से समाप्त कर दिया और निजीकरण को समाप्त करके उन्होंने सब कुछ अपना साम्यवाद के अंतर्गत कर दिया। अब उसके बाद बेटा ये देखो कि सोवियत संघ ने इसकी काफ़ी हेल्प की थी इसका विकास करने में, चीन का विकास करने में। चीन के पास विदेशी जो बाज़ारों से तकनीक और उत्पादों से आयात के लिए मतलब कि जो विदेशी मुद्रा की काफ़ी कमी थी कि भाई वो नई नई टेक्नोलॉजी है या और कुछ है वो बेटा कि आप वो उससे मंगा सके दूसरे देशों से। इस वजह से चीन ने एक अपना विकास करने का एक तरीका सोचा। उसने सोचा क्यों ना जिन चीज़ों का मैं दूसरे देशों से आयात करवाऊँ, दूसरे देशों से मंगवाऊँ, क्यों ना उसकी जो प्रोडक्शन है वो मैं अपने ही देश में करूँ। अगर वो ऐसा करता है तो उससे क्या होगा कि एक तो मतलब कि उसके पास इतनी मुद्रा नहीं थी कि वो बाहर के देशों में जाए, ठीक है, और उन चीज़ों को खरीद सके। दूसरा, अगर वो अपने यहाँ उत्पादित करता है तो ना तो उसकी करेंसी बाहर जाएगी, दूसरा उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यही सोचते हुए उसने जो अपना मतलब कि क्या करता है विकास करने का तरीका है, आर्थिक विकास करने का, उसमें थोड़ा सा चेंज किया। और उसने क्या किया, चीन ने जितने भी आयातित उत्पाद थे, जितनी भी चीज़ों को वो बाहर से मंगवाता था, उनको घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया कि भाई अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो एटलीस्ट वो मेरे पैसे या वो मेरी करेंसी तो बचेंगी जो मैं बाहर से उन चीज़ों को मंगवाने के लिए खर्च कर रहा हूँ। एक तो उसने सबसे बड़ा तरीका ये अपनाया। और इसने मतलब कि नागरिकों को रोज़गार दिलाने के लिए, भाई अब ये देखो कि उसने अपने स्तर पर यहाँ पर घरेलू उत्पाद स्टार्ट कर रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है, तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या भी मिला, उन्होंने रोज़गार प्रदान किए। रोज़गार वगैरह प्रदान करेगा तो जो इनकम है वो अच्छी होगी, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, इनमें भी काफ़ी सुधार आएगा। तो ऐसा किया। लेकिन बेटा क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी विकास किया, 5-6% पहले की अपेक्षा उनका विकास की जो दर थी वो बढ़ी, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट हो गया कि 5 से 6% जो विकास की दर थी वो उनकी बढ़ी। लेकिन बेटा क्या हुआ कि उसका जो बेनिफिट है जितना जनता को मिलना चाहिए था उतना जनता को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीज़न बेटा क्या हुआ
कि जितने परसेंट उसकी विकास की दर बढ़ी उतने ही परसेंट उसकी जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है वो हुई। अब ये देखो बेटा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पर अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम जितने ज़्यादा उद्योग लगा रहे हैं और उसी दर से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो कमी तो वहीं की वहीं रह जाएगी। क्योंकि मतलब कि जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है या ज़्यादा वो एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, उतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसका जो लाभ है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। जिससे बेटा क्या हुआ कि विदेशी जो व्यापार था वो बहुत मतलब कि जो उसकी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम होती चली गई। तो उसने जो विकास का साम्यवादी मॉडल अपनाया और उसमें मतलब कि उसने विकास का जो तरीका अपनाया, विकास हुआ लेकिन विकास का इतना लाभ उस तक नहीं हुआ। तीसरा चौथा पॉइंट हम ये क्या कहें, हमने सोवियत संघ के विघटन के बारे में मैंने आपको बताया था। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है परमाणु हथियार या अन्य हथियार वगैरह बनाने पर वो जोर दे रहा था, दूसरे देशों में वो हस्तक्षेप कर रहा था, जिसकी वजह से जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो भी डगमगा गई थी। अब वो किससे भी हेल्प नहीं ले सकता था। अब वो पहले तो सोवियत संघ ने उसकी हेल्प की, लेकिन अब वो सोवियत संघ से भी हेल्प नहीं ले सकता था। तो अब उसने क्या किया बेटा कि उसने 1970 के दशक में अपनी जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा चेंज किया और उसने अब अमेरिका से अपने संबंध बढ़ाए। ठीक है बेटा, क्योंकि अब उसके पास क्या था, पहले उसने साम्यवाद की तरफ कदम रखा और उसके तरीके से विकास करने की सोची, लेकिन उसको उतना विकास नहीं मिल रहा था, जबकि जो पश्चिमी देश थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास कर रहे थे। अब उसने 1970 के दशक में अपना थोड़ा नज़रिया चेंज किया और 1972 में उसने अमेरिका के साथ अपने संबंध जोड़े। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सैन्य व विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पास किए। ये बहुत ही जो चीनी अर्थव्यवस्था का एक मेन पॉइंट माना जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो चीन के नेता थे या चीन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा आधुनिकीकरण लाने की सोची। चीन के नेता ने 99 देखो बेटा 70 में उन्होंने चेंज करने की सोची, 72 में उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध जोड़े और 73 में उन्होंने कृषि, उद्योग, सैन्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में उन्होंने विकास करने के लिए आधुनिकीकरण अपनाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, धीरे धीरे एक तो उनका जो सबसे बड़ा जो कदम था वो था उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति का मतलब ये है कि जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे या बाहर वालों को अपने यहाँ नहीं आने दिया जाता था या उसने ये कह दिया था ना, जैसे कि ये कहा था कि हम घरेलू उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, बाहर से चीज़ें आयातित नहीं करवाएंगे, तो उसने ये जितने भी प्रतिबंध थे ये सारे हटा दिए, जिसकी वजह से उसने कौन सी नीति अपनाई, खुले द्वार की नीति अपनाई। और उसने क्या सोचा कि मैं अपना विकास है क्रमबद्ध तरीके से करूँगा। उसने क्या किया कि इन सारे क्षेत्रों में 1 बाय 1 उनको निजीकरण की ओर लेता चला गया कि भाई ये सबसे पहले तो उसने ये देखो 1982 में कृषि का निजीकरण कर दिया। फिर उसके बाद 1998 में उसने उद्योगों का निजीकरण कर दिया और इस तरह उसने एक एक करके सभी चीज़ों का निजीकरण कर दिया। निजीकरण का करने का मतलब ये है कि अगर उसने सोचा कि अब अगर जो भी उद्योग है और कुछ है उनको निजी लोगों के हाथ में दे दूंगा तो मतलब कि इससे ज़्यादा विकास, जितना अब मेरा विकास हो रहा है इससे ज़्यादा विकास मेरा होगा। जिससे क्या हुआ बेटा, व्यापार संबंधी जो अवरोध थे, विकास संबंधी अवरोधों को मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए छूट प्रदान की गई।
ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बाहर की कंपनी है और कुछ है तो वो अगर चीन में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहती है तो उस चीज़ को उन्होंने क्या दी, छूट दी। और इसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां चीन में आ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो रही है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो बेटर होगी। इस वजह से उसने व्यापार से रिलेटेड जो अपने नए कानून बनाए, नए कानून या जो भी नए नियम थे वो बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीन है उसका विकास हो सके। उसके बाद बेटा क्या हुआ कि वर्तमान में चीन के पास विदेशी मुद्रा का बहुत ही विशाल भंडार है। उसने अपने व्यापार का प्रसार किया और बहुत मतलब कि एक तरह से बहुत अच्छे ढंग से उसने स्टेप बाय स्टेप अपने देश का विकास करने की सोची। और सबसे मेन बात, उसने 2001 में विश्व का जो सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है जिसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें उसने 2001 में वो उसमें शामिल हो गया। उसके जरिए अब वो विश्व के विभिन्न देशों के साथ कर मुक्त व्यापार कर सकता है, विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो अपने संबंध है वो अच्छे बना सकता है। उसने बेटा बहुत कोशिश की अपना विकास करने की, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था के आड़े जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है उसकी पॉपुलेशन। इतना विकास करने के बावजूद आज भी बेटा वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है या ये कहें पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में, नुकसान पहुँचाने में कहें या कहें बेरोजगारी दर है, अभी भी चीन में बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है बेटा। और वहाँ पर मतलब कि ये कहते हैं कि स्त्रियों को अभी भी, बहुत सारी स्त्रियों को काम करने की छूट प्राप्त नहीं है। बहुत कम जो स्त्रियां हैं वहाँ की वो काम करती है। ये भी एक उसका नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि आज चीन ने अपनी जो पहचान है इस तरह बना ली है कि बेटा अगर चीन कोई गलती करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो जो अमेरिका और मतलब कि जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हुआ, आपका जापान हुआ, या संगठन में मान लो आपका आसियान है, अगर कोई चीन ऐसी गतिविधि भी कर देता है और कुछ ऐसा गलत काम भी कर देता है तो उसको एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चीन आज के टाइम में एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है जिससे विश्व का कोई भी देश मतलब कि उससे अलग नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो उससे अलग होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये था बेटा आपकी चीन की अर्थव्यवस्था, कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे किया। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि चीन ने में 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। साम्यवाद के अकॉर्डिंग उसने विकास करने की सोची और जो भी साम्यवादी देश थे उन्होंने उसकी हेल्प की, खासकर जो सोवियत संघ था उसने सभी घरेलू जो उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया और आयात को कम कर दिया, जिसकी वजह से विकास बहुत ज़्यादा हुआ। 5 से 6% वार्षिक विकास की दर तय की गई, लेकिन जनसंख्या उसी दर से बढ़ने के कारण जो लोगों तक जो विकास का फायदा था वो नहीं हो पाया। उसके बाद उसने अपनी विदेश नीति में, आर्थिक नीति में थोड़ा सा चेंज किया और 1970 के दशक में और 1972 में उसने अमेरिका के साथ मतलब कि एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1973 में उसने कृषि, उद्योग, सैन्य और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने कुछ चेंज करने की सोची। अलग तरीके से चेंज किया उन्होंने इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने निजीकरण की नीति अपनाई, उसने खुले द्वार की नीति अपनाई ताकि वो अपना विकास अच्छे से कर सके। उसने जो प्रतिबंध वगैरह लगा रखे थे और कुछ एक तरह से उसने विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसने अपना विकास को क्रमबद्ध तरीके से किया, 1 by 1, जैसे 1982 में कृषि का निजीकरण, 1998 में उद्योगों का निजीकरण, ऐसे उसने 1 by 1 करके अपना विकास किया। उसने नए नियम तय किए और 2001 में वो WTO का सदस्य बन गया। ये था हमारा बेटा चीन ने किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। थैंक यू बेटा, बाय।